उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। राइट, बहुत ईजी होती है लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखते हैं समझते हैं। राइट, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ पर किस मेथड का यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करना है। राइट, देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, लेकिन हमारे क्लास 10th के अंदर रिड्यूस कर दिया गया है इस मेथड को आफ्टर कोविड से पहले जितने भी एग्जाम्स होते थे वहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हुआ करता था। लेकिन अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो मेथड आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है, और एक आपको एलिमिनेशन मेथड। इसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। राइट, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास में किसका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, डील कैसे किया जाता है, बहुत ईजी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आपको गिवन है, और x माइनस वाई जो है वो इक्वल टू 4 यहाँ पर आपको गिवन है। राइट, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि यार किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी और इक्वेशन में पुट कर दो। सिंपल, सब्स्टिट्यूट करना है ना, नाम में ही आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, मींस सब्स्टिट्यूट करना है हमें। राइट, तो मैं कह देता हूं कि यार ये मेरे पास में क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, बोल सकता हूं मैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। राइट, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर मेरे को किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और मैं किसी इक्वेशन से यहां पर वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। राइट, कैसे, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 अगर है मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से। कैसे, y को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी, y को मैं क्या करूंगा, उधर ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरा हो जाएगा 14 माइनस वाई। राइट, ट्रांसपोज रूल आपको पता होगा, कोई पॉजिटिव में वैल्यू है तो वो नेगेटिव बन जाती है, ट्रांसपोज होगी। कोई नेगेटिव में वैल्यू है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। राइट, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल दो वैल्यू के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड में जाता है। ये ट्रांसपोज रूल होता है, सिंपल सी बात है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 14 माइनस वाई ट्रांसपोज होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। राइट, ऐसे ही आप कहोगे कि सर क्या मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी, क्या मैं y की वैल्यू भी बोल सकता हूँ। मैं क्या सर ऐसे बोल सकता था यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करना चाहूँ, y की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ x निकाला है, तुम y भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी निकाल सकते हो। राइट, चलो तो हम x लेके ही चल रहे हैं, x की मैंने वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी है। अब क्या करना है सर, अब ये करना है कि ये जो इक्वेशन आपने ली थी जिससे आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे, यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये वाली इक्वेशन मैंने ली थी, इस इक्वेशन से मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी थी। तो जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हुई है वो आप दूसरी इक्वेशन में रखोगे। मतलब ये x की वैल्यू 14 माइनस वाई आपने जो निकाली है, इस इक्वेशन को आप, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप किस इक्वेशन में रखोगे, सेकंड वाली इक्वेशन में रखोगे। मतलब जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे ना, उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको उस इक्वेशन में नहीं रखना है, दूसरी इक्वेशन में रखना है। जैसे कि यहां पर इस इक्वेशन से मैंने फाइंड करी है, तो इस इक्वेशन से जो वैल्यू फाइंड होगी उसको हमें दूसरी इक्वेशन में रखना है। अगर मैंने इसी इक्वेशन जो x की वैल्यू 14 माइनस वाई आई है, अगर इसको मैंने वापस इसमें ही रख दिया तो वो गलत हो जाएगा। कई बच्चे गलती कर लेते हैं कि इस जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसी को उसमें उस इक्वेशन में रख दो, नहीं ये नहीं करना। जिससे आपने निकाली वेरिएबल की वैल्यू उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, सिंपल सी बात है। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी थी, तो किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिख लेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूट।
सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, राइट। तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन यहां पर लिख लेता हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। ये इक्वेशन है हमारे पास में। तो x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा मैं, तो सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। x की वैल्यू कितनी, 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे मैं 14 माइनस वाई पुट कर दूंगा, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। अब देखो 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। माइनस 2y को अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो प्लस 2y हो जाएगा, राइट। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वेरिएबल प्लस में आ जाए हमारा, तो माइनस 2y को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2y। और 4 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, मतलब हम कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस 2y को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया ताकि वेरिएबल वाली टर्म हमारी प्लस में आ जाए, राइट। अब देखो यहां पर 2y 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू वाई है, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 5, राइट। तो y हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, y हमारा निकल के आ रहा है 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर मेरे पास में थोड़ा सा गैप है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पार्ट बना लेता हूँ और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 5 इस फर्स्ट इक्वेशन में आप रख लो चाहो तो, या सेकंड इक्वेशन में रख लो, लेकिन ज़्यादा इजी होगा, आप देखो कहाँ पर रखना इजी रहेगा। मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई जो आया था इसमें पुट कर लेता हूँ मैं। तो y की वैल्यू 5 निकल गई, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 14 माइनस वाई की वैल्यू मैं 5 पुट कर दूंगा, तो एक तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ चुकी है और y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये जो y की वैल्यू 5 है ना, इसको आप किसी में भी पुट कर सकते थे, आप इस वैल्यू में भी पुट कर सकते थे, इसमें भी पुट कर सकते थे, किसी में भी पुट कर दो, राइट। तो उससे x निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई में पुट कर दिया, तो x हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आ जाओ, सेकेंड है हमारे पास में s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब आप कहोगे अरे सर ये क्या आ गया हमारे पास में, हाँ ये इक्वेशन तो ठीक थी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, बट s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, मतलब ये तो इक्वेशन सर फ्रैक्शन फॉर्म में हो गई, ये तो टफ इक्वेशन है। नहीं, ये टफ नहीं है, बहुत इजी, देखना समझना। कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इक्वेशन आ रही है, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रही है, तो इन इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन यहाँ पर लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहे हैं इसको रिड्यूस करेंगे, हम यहाँ पर हटाएंगे इसको। कैसे रिड्यूस करते हैं, बहुत इजी होता है, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये है, हमें पता है, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास में ये है। हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जब भी अगर ऐसी इक्वेशन आए, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, इजी फॉर्म में ले जाओ उस इक्वेशन को, राइट। समझ में आ रही बात? चलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को इजी फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 3 और 2 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर कभी भी अगर डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना हो तो आप एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर अगर एलसीएम देखें तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम 3 और 2 का आता है 6, राइट। 3 और 2 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 होता है। तो 3 और 2 का एलसीएम आ रहा है 6, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और सिंप्लीफाइड हो जाएगी हमारी इक्वेशन, राइट। समझ गए? तो s बाई 3 को हम क्या करेंगे, s बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मतलब एलसीएम से, है ना। ऐसे ही हमारे पास में एक टर्म है 3 t बाई 2,
इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 6 है ये भी एक टर्म है, इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई, मतलब सारी टर्म्स को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एलसीएम लेना है जब भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई हो, तो डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए, अभी देखना डिनोमिनेटर कैसे रिड्यूस होंगे, तो डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं उस इक्वेशन को। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम हमने लिया, एलसीएम 3 और 2 का 6 आया, और सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो s/3 को 6 से मल्टीप्लाई, t/2 को 6 से मल्टीप्लाई, और ये जो 6 है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 × 6 36। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर 2 × s आया है, तो यहाँ पर लिख लेते 2s आ गया। देखो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर s/3 सॉल्व होकर 2s हो गया, राइट। ऐसे t3 3t हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 6 × 6 36। मतलब आप समझ रहे हो, ये वाली जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई अब हमारी इस इक्वेशन में, कितनी सिंप्लीफाइड हो गई। तो हम अब इस इक्वेशन की जगह पे ये इक्वेशन लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितना इजी है, राइट। तो जब भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन आ रही है तो उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल सी बात है, बहुत सिंप्लीफाई अच्छे से आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारी एक तरह से, ये सेकंड इक्वेशन हमने कही थी, ये एक क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है, सिंपल सी बात है। या आप इसको सेकंड ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी का ही फॉर्म है ये, तो ये सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको आप सेकंड ही बोल दो, ये इसी का ही फॉर्म है, थर्ड मत बोलो, सेकंड ही बोलो, राइट। अब क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, s - t = 3 है, तो s की वैल्यू इससे फाइंड कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से ज़्यादा इजी होगा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि इस इक्वेशन से अगर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो 2s और 3t को मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये हो जाएगा 36 - 3t, और s की वैल्यू मेरी कितनी निकल जाएगी, 36 - 3t, और 2 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में, तो s की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी कॉम्प्लिकेटेड निकल रही है, डिवाइड में ऐसा कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो एक काम करते हैं, ये हम इस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो हमें पता है s - t = 3 है, वी नो s - t = 3 है ना। तो s की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, t को ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 + t, सिंपल सी बात है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है, s = 3 + t आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर substituting s = 3 + t इन, हम देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, तो हम इसको सेकंड में पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, s की वैल्यू, राइट। अब कैसे पुट करेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट करके, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको मैंने कन्वर्ट करके इस वाली इक्वेशन में कर दिया, तो इस वाली इक्वेशन को आप भूल जाइए, आप इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s 2s + 3t = 36, ये इक्वेशन है हमारे पास में। तो हम s की वैल्यू 3 + t पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 × s की जगह पे आप 3 + t पुट कर दो, 3 + t पुट कर दिया, प्लस 3t = 36। क्लियर है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 × t हो जाएगा हमारा 2t, और यहाँ पर है 3t = 36, 2t + 3t हमारा 5t होता है, लाइक टर्म्स है, तो 5t = 36, ठीक है। तो 5t की वैल्यू आ जाएगी, 6 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखते हैं, तो 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 36 - 6 हो जाएगा, तो 5t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 विच इज 6। तो t की वैल्यू हमारी आ चुकी है, t की वैल्यू कितनी आ चुकी है, t की वैल्यू हमारी आ गई 6, राइट। चलो इतना काम करने के बाद में अब देखो, अभी हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, t की वैल्यू 6 फाइंड करी है, अभी हमने s की वैल्यू फाइंड नहीं करी, क्योंकि दो वेरिएबल थे s और t, तो s की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होगी। s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, तो ज़्यादा अच्छा होगा ये वाली ले लें, s = 3 + t था, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, और हमें पता है s = 3 + t है, राइट। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो s = 3 + t, तो यहाँ पर हम s की वैल्यू फाइंड करने के लिए t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी,
तो हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी है, टी की वैल्यू हमारी 6 आई है, एस की वैल्यू हमारी 9 आई है, राइट। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड है हमारे पास में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सीखने वाली बात क्या मिली हमें ये मिली कि जब भी अगर हमारे पास में इक्वेशन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो हमें उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। चलो थर्ड वाला पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, राइट। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। ऐसा ही करते हैं, और किसी वेरिएबल की जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे उस जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी उसे दूसरी वाली इक्वेशन में हम रखेंगे, पुट करेंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस माइनस वाई को ट्रांसपोज कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस वाई को ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा y, पॉजिटिव y, और इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 3। अब देखो तुम बताऊं क्या करते हैं, तुम ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पर, ये ना करके और तुम ऐसे करते कि x की वैल्यू फाइंड करते तो 3x। अब देखो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, माइनस वाई को ट्रांसपोज करोगे तो आप करोगे 3 प्लस वाई, फिर इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को पुट करो, 3 की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो आप यहाँ पर सॉल्व करके 3 प्लस वाई और 3 हमारा डिवाइड में जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है ना? तो इसमें दिमाग लगाना है आपको कि यार कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा इजी कैसे रहे। तो मैंने x की वैल्यू ने निकाल के y की वैल्यू निकाल ली, राइट। तो देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैंने माइनस वाई को ट्रांसपोज कर दिया तो ये तो प्लस वाई हो गया, तो y वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, और इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये एक तरह से हमारा 3x माइनस 3 हो गया। तो कितना ईजी हो गया, देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको निकल जाएगा, वैसे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा थोड़ा सा। आप जब कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो तुमको ऐसा सोचना है कि यार इजीली मैं इस चीज़ को, इस सिचुएशन को डील कर लूँ, राइट। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हमारे पास में आ गया है, और अब इस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से फाइंड करी है, तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को, y की वैल्यू 3x माइनस 3 को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से फाइंड करी थी हमने, तो सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, राइट। और y की वैल्यू हमें पुट करनी होगी 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से करना, ये माइनस 3 है, माइनस 3 मैंने रखा, फिर y है तो y में मैं पुट करूंगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। चलो तो 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू होगा प्लस के 3 से, तो प्लस का 9 हो जाएगा, राइट। और इज इक्वल टू यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखना समझने वाली बात, यहाँ पर बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। 9x माइनस 9x कितना होता है, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, मतलब यहाँ तो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल है। मतलब यहाँ पर कुछ भी हमारा सॉल्व हो रहा है क्या, कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो रही है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर इस केस में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, क्योंकि जब इनका ग्राफ आप बनाओगे, राइट, वो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा पता है, जो इसका ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वो ग्राफ बनेगा हमारा कोइंसिडेंट, राइट। 2 लाइंस बनेगी इसकी, और 2 लाइंस जब बनेगी तो दोनों की दोनों लाइंस कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड। तो यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन फॉर द वेरिएबल, सो वी कांट फाइंड, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू अपन नहीं कर सकते, बस हमारे को सॉल्व करना था तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, बाकी आगे हमें नहीं करना है।
LHS RHS, मतलब 9 यहाँ पर भी आ रहा है, 9 यहाँ पर भी आ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन जब भी हमारी कोइंसाइड वाली इक्वेशंस होगी तो वो वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट होने वाली है आपकी। तो कोई एक यूनिक सोल्यूशन कब निकलेगा, जब हमारी लाइन्स जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पर ये केस नहीं बन रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमने निकाल लिया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ है हमारे पास में 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझना, आप घबराना बिल्कुल भी मत कि यार इस इक्वेशन में हमारे को क्या दे दिया, ये पॉइंट वाली इक्वेशन आ गई, पॉइंट वाली इक्वेशन को कैसे डील करते हैं। हाँ, तो देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 0.2x है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ, मैं डायरेक्ट भी पॉइंट रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ये 0.2x है, फिर 0.3y है, और फिर लिखा हुआ है 1.3। अब इस चीज़ को समझना है ना, अगर मैं इसका पॉइंट रिड्यूस करता हूँ तो नीचे हमारा 10 आएगा 0.2 का, 0.3 का पॉइंट रिड्यूस करता हूँ तो 10 आएगा, और यहाँ पे भी 10 आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब सब में 10 10 10 है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी क्वेश्चन किया था जहाँ पर अगर इक्वेशन आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, हालांकि इतना नहीं करना है, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। जब भी हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आप क्या लो, एलसीएम लो, और एलसीएम से इन डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने का मेथड होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और सारी टर्म्स को हम उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 10 10 10, तो एलसीएम 10 का 10 ही होगा। तो सारी टर्म्स को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो समझना इस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से, तो क्या होगा 10 से 10 रिड्यूस, 10 से 10 रिड्यूस, 10 से 10 रिड्यूस, तो कुल मिला के ये सॉल्व होकर 2x 3y और ये 13 हो जाएगी। तो जब भी, अब सीखने वाली बात क्या है, इसको हटा देता हूँ, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी अगर ऐसा हो 0.2 है ना, मतलब पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है, सब में सेम है, तो पॉइंट हमारा रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक वैल्यू, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू, रिड्यूस करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ऐसे होता 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। जब तुम मत कर देना पॉइंट पॉइंट हटा के, इसको लिख दो 2x, इसको लिख दो 3y और इसको लिख दो 13, गलत हो जाएगा, राइट। पॉइंट के बाद में सारी टर्म्स के अंदर एक एक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। अगर है तब तो आप कर सकते हो डायरेक्टली पॉइंट रिड्यूस, नहीं है तो फिर आप पॉइंट हटा के क्वेश्चन कर सकता है गड़बड़, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूरा मेथड भी बता रहा हूँ, कहीं बात के चली कि ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुम पॉइंट हटा के बस ऐसे करके आ जाओ और इसको सॉल्व कर दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा, राइट। समझ में आ रही? तो फिर आप क्या करो, पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10, इस तरीके से, फिर एलसीएम लेके फिर करो, राइट। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस केस के अंदर तो पॉइंट डायरेक्टली रिड्यूस हो रहे हैं तो हम रिड्यूस कर देंगे, तो कुल मिला के ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन डायरेक्टली भी आ सकती थी इस तरीके से, लेकिन उसने पॉइंट लगा के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की, ट्रैप करने की कोशिश करी है, तो आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है, राइट। चलो, ये इक्वेशन आ गई। अब आप कोई सी भी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करो, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो 2x सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा, 3y को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 13 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, ऐसी ही यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो रही है। चलिए, अब ये मैंने किससे निकाली है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, तो किस में पुट करूँगा मैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो 4 इंटू
x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 20। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो 2 से तो 2 रिड्यूस हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे से। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह कर लेता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे 13 माइनस 3y से, राइट, और यहाँ पर है 5y और यहाँ है 23। ठीक है, चलो एक सेकंड, 2 मल्टीप्लाई होगा 13 से तो 13 2 जा 26, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6y और यहाँ है 5y 23। ठीक है, 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस का y आएगा इज इक्वल टू 23, माइनस y को ट्रांसपोज कर देते प्लस y, 23 को इधर ट्रांसपोज कर देते 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। y हमारा निकल चुका है, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पर, y की वैल्यू हमारी आई है 3। ठीक है, चलो y की वैल्यू 3 आने के बाद में अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसको हटा देते हैं। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो कहाँ से निकाले x की वैल्यू, ज़्यादा अच्छा होगा कि यहीं पे पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें पता है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, 3 आया है, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 होता है, डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 9 4, 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू हमारी 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर, इस केस में 2। तो हमने x की वैल्यू 2 निकाल ली, y की वैल्यू 3 निकाल ली। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, इस केस के अंदर 3 होगी। तो क्लियर है। चलिए, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ट्रैप करने की कोशिश करिए आपको पॉइंट के अंदर, जबकि आपको ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद में सिमिलर अगर वैल्यू हो, यहाँ तो चलो पॉइंट के बाद में एक एक वैल्यू थी, पॉइंट के बाद में दो दो वैल्यू हो, लेकिन सब में सभी टर्म्स के अंदर सिमिलर है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हो, तो उनके पॉइंट आप रिड्यूस करके डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 5th, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। फिफ्थ है हमारे पास में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास में, राइट। अब रूट देख के घबरा जाना मत कि यार ये रूट कहाँ से आ गया भाई, हाँ समझ में नहीं आ रहा ये तो रूट। चलो देखो कैसे करते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन से निकाल लेते फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे यहाँ पर √2x इस √3y को उधर ट्रांसपोज कर लेते तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। सिंपल, क्या करा हमने, इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पर देखो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y आया है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, √2 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो माइनस का √3y, और √2 को ट्रांसपोज करूँगा तो डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। तो कुल मिला के x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 आया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को, देखो हमने निकाला किससे था, x की वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करी है। अब हम किस में पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन किस में करेंगे पुट, इक्वेशन सेकंड में, राइट। चलो तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास में क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास में। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो √3 और x जहाँ पर है वहाँ पर मैं माइनस √3y अपॉन √2 ये पुट करूँगा, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कर लेते हैं अपन, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इसको, ये √3 इंटू माइनस √3 कितना हो जाएगा, √9 सॉल्व होके -3 हो जाएगा, राइट। देखो √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है √9 आएगा, √9 सॉल्व होके 3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन था
तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर है हमारे पास में रूट, और ये y भी है हमारे पास में, तो y भी रखेंगे डिवाइडेड बाय रूट, ठीक है। माइनस यहाँ पर है √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? चलो अब आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर आया है अपने पास में √2, ठीक है, ये √3 था ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो अपने पास में -3y/√2 है, -√8y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है। √2 को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, अपने को पता है सारी टर्म्स को एलसीएम से, मतलब यहाँ पर √2 है और कोई है क्या, तो √2 ओनली वन टर्म्स ही है, तो इस टर्म से आपको क्या करना है, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, √2 को इसको -3y/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो -3y रह जाएगा। आगे बात समझिए। और इस टर्म को अगर √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा, राइट। और √16 सॉल्व होकर क्या आता है, 4 आता है, तो कुल मिला के ये आ जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। -3y -4y -7y होता है इज इक्वल टू 0 होता है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0/-7, जो कि होता है हमारा 0। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। अब y की वैल्यू 0 निकालने के बाद में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। कौन सी, कहाँ पर पुट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, इस जगह पे पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू माइनस का √3y/√2 है, राइट। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो -√3 इंटू वाई की वैल्यू हमारी 0 निकली थी, तो 0 डिवाइड बाय √2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो -√3 इंटू 0, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, 0/√2, और 0/√2 क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है 0, और y की वैल्यू भी हमारी 0 आ चुकी है। इस तरीके से हमारे को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना ईजी था, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, राइट। हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या था, ट्रिकी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड आ जाओ। अब हमारे पास में नेक्स्ट है 6 पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है अपने पास में, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो अब तो तुम डील करना सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि सर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमारे पास में इक्वेशन दी हुई हो तो हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे डिनोमिनेटर को। कैसे करेंगे सर, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें 2 और 3 है, अगर हम इनका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, राइट। तो हम कर लेते हैं फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को हमारे को सॉल्व करना होगा, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और सेकंड वाली इक्वेशन भी फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा लेते हैं अपना मेथड। तो 3x/2 और 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने, तो कितना आया हमारा, 6 आया। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5y/3 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सारी टर्म्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। चलो तो 3 3 जा 9x। अब आप समझ पा रहे होंगे डिनोमिनेटर हमारे रिड्यूस हो गए हैं, -5y इंटू 2 माइनस का 10y, और यहाँ पर माइनस का 12, राइट। इस इक्वेशन को कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या एक काम करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड थी, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई, ऐसा बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो सिमिलर है वैसे तो इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब आप क्या करो यहाँ पर, चलो अब ये जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है x/3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x/3 प्लस पूरा लिख लेते हैं, एक काम करते हैं 3 2 और 6, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 2 और 6 आ रहा है। अगर 3 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो क्या कितना आता है, 3 2 6 का एलसीएम 6 आएगा।
तो सारी टर्म्स को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x/3 इंटू 6 और प्लस y/2 इंटू 6 और 13/6 इंटू 6, ये लीजिए, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 से 6 रिड्यूस, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y और ये हो जाएगा हमारा 13। ये इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, अब इनको इग्नोर करो, इन वाली इक्वेशन को अपने को इग्नोर करना है क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। हमने सिंप्लीफाई कर ली है, थर्ड और फोर्थ के फॉर्म में हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और स्पेस क्रिएट करने के लिए। अब इन इक्वेशन को याद रखो, तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12, और एक इक्वेशन है हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ, राइट। अब यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो किसी ना किसी से। तो एक काम करते हैं, किससे करें, सेकंड से कर ले, फोर्थ वाली से कर लेते हैं। फोर्थ वाली में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। तो एक काम करते हैं, 2x 3y को ट्रांसपोज कर देते हैं, 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये तो आपको आता है। तो ये x की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हमें किस में करना है, हमने निकाली है फोर्थ वाली से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें किस में पुट करना है, इसको थर्ड वाली में करना है, राइट। इसमें पुट नहीं करना है, फोर्थ वाली में मत कर देना, गलती हो जाएगी, थर्ड वाली में करो। चलो, अब मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको भी हटा देता हूँ, कोई काम की चीज़ नहीं है। अब x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन कौन सी इक्वेशन में रखूंगा मैं, इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि मैंने फोर्थ से तो निकाली थी वेरिएबल की वैल्यू, इसको पुट करना है थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये इक्वेशन है अपने पास में थर्ड। तो x की वैल्यू पुट करूंगा तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12, राइट। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे अपन इसको सॉल्व, बहुत ध्यान से समझना। 9 को इंटू करेंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 8 72, तेरा नाम 117, 13 9 जा 117 और 9 3 जा 27, राइट। ये हो गया अपना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है मैंने सिर्फ, और नीचे डिवाइडेड बाय 27y है, डिवाइडेड बाय माइनस यहाँ पर है 10y और यहाँ है माइनस 12। अब अपन एक काम करते हैं, डिनोमीटर में यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डिनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 117 माइनस 27y रहेगा, और ये हो जाएगा अपना माइनस का 20y, और ये हो जाएगा अपना माइनस का 24, राइट। सॉल्व करना आ गया, माइनस 27 और माइनस 20y सॉल्व हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपना माइनस 27 माइनस 20y प्लस हो जाएगा तो माइनस का 47y, और यहाँ पर है माइनस का 24, और इस माइनस 24 को इधर ले लो आप, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो ये 47y प्लस का हो जाएगा। 17 24 7 4 11 2 3 4 और 141 आ गया, ये 47y, और ये इससे जा रहा है अपना, एक सेकेंड, यहाँ है क्या स्पेस, हाँ है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो 47y इज इक्वस टू 141 आया है, राइट। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 141 अपॉन 47, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, राइट। y की वैल्यू 3 निकालने के बाद में अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक सेकेंड, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो देखो कहाँ से निकालें x की वैल्यू, कहाँ से अच्छा रहेगा, ये रहा, ये ले लेते हैं, राइट। तो x हमारे पास में कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, y की वैल्यू पुट कर लेते तो x निकल जाएगा। तो 13 माइनस बाय 3 इंटू वाई कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, x की वैल्यू 13 माइनस 9 4 4 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई, इस केस में 2 आ गई, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, राइट। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3, राइट। चलो तो हमें क्या करना है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर आपको इक्वेशन गिवन है। कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है ये लिख लेते हैं सबसे पहले, एक सेकेंड। अपने पास में इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन तो ये गिवन है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। और एक इक्वेशन हमारे को गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है अपने को, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा है कि सब्स्टिट्यूशन आप करो, कोई सा भी लगा सकते हो, बट अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन ही, फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन लगाना, बट अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, राइट। हम क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको सेकंड में पुट कर देंगे। तो हमें पता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x की वैल्यू 3y को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2, राइट। चलो अब इस इक्वेशन जो वेरिएबल की वैल्यू निकली है हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, इस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन जो है उसमें पुट कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास में क्या है, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, राइट। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स जहाँ पर है वहाँ पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 आपको लिखना है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 हमारा रिड्यूस हो रहा है डायरेक्टली, तो क्या बच रहा है 11 माइनस 3y और यहाँ पर है माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस का 7y और माइनस 24। 11 को उधर भेज दो या माइनस 7 को उधर भेज दो, एक काम करो तो पॉजिटिव वेरिएबल हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, है ना। माइनस 7y प्लस 7y और माइनस 24 को इधर ले आओ तो ये प्लस 24 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 7y 11 प्लस 24 कितना होता है हमारा 35 और y की वैल्यू 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 7 5 35, तो 5 हमारा आ गया है। y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है 5 आ गई। अब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 5 आ गई है, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से निकालें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो x हमारा निकल जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 है डिवाइड बाय 2, तो x हमारा निकल जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2 विच इज माइनस 2। तो x हमारा निकल चुका है, x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 2, तो x माइनस 2 आ गया है, y हमारा 5 आ गया है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, लेकिन 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 इसने बोला है विच, हमको फाइंड करना है m की वैल्यू, हमें एक्स वाई फाइंड नहीं करना है, हमें सॉल्व थोड़ी करना था इक्वेशन को, हमने सॉल्व तो कर लिया, करना था, बट हमें निकालना है m की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज़ को समझते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, राइट। अब देखो हमें पता है यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ये गिवन है, हमें निकालनी है m की वैल्यू, इसने m की वैल्यू बोला है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x और y की वैल्यू यहाँ पर, तो हमारी निकल जाएगी m की वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू -2 आई थी और y की वैल्यू हमारी 5 आई थी, तो y जहाँ पर है वहाँ पर लिखो 5, x जहाँ पर है वहाँ पर लिखो -2, तो x यहाँ पर था -2 प्लस 3, राइट। तो 5 इज इक्वल टू m इंटू होगा माइनस के 2 से, तो माइनस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3, इस प्लस 3 को उधर ट्रांसपोज करो तो -3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 और ये माइनस का 2m, तो -2m, 5 माइनस 3 2, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 अपॉन -2 विच इज m की वैल्यू -1, राइट। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पर -1, तो m हमारा यहाँ पर क्या आएगा
माइनस का 1 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी थी m की। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करो, जिससे कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो x और y की, और फिर उसको पुट कर दो। तो हमारी यहाँ पर जो दूसरे वेरिएबल है m जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, एम पी कुछ भी हो सकता है, दूसरा अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट की आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, और इसको आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद में इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वेरिएबल आप लोगे एक्स वाई, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास में फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो टोटल इसके अंदर कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, 6 के 6 पार्ट्स अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट है हमारे पास में, देखो यहाँ पर फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। फाइंड करना है आपको वो नंबर्स कौन कौन से। बहुत ध्यान से समझना, स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आपको रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिक्स में पूरा गेम रीड करने का होता है। अगर क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को डील करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन को रीड ही ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो पहले बात, रीड अच्छे से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या बोला इसने, बहुत ध्यान से, जो डिफरेंस है ना दो नंबर्स का वो 26 गिवन है, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ये बोल दिया। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो समझना, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़े से मैं आपको पहले रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसे करना सिखाऊंगा, फिर रिप्रेजेंट अपन करेंगे किस तरीके से करते हैं, है ना। पहले फेयर आउट, पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रफली करते हैं, फिर फेयर आउट करेंगे। देखो, डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है टू नंबर्स का, जब भी डिफरेंस दिया हुआ है टू नंबर का, तो मैं कह देता हूं कि यार एक नंबर तो हमारा x है और दूसरा नंबर मान के चलो y है, क्योंकि हमें पता नहीं है नंबर्स, तो हमें एक तरह से वेरिएबल लेट करना पड़ेगा कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। तो मैंने ले लिया कि यार एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर y है, चलो ठीक है। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा 26 है। अब अगर डिफरेंस 26 है तो एक नंबर तो बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, जब भी डिफरेंस हमारा पॉजिटिव 26 निकल रहा है, राइट भाई। डिफरेंस 26 कैसे निकलेगा, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो एक काम करते हैं, इस नंबर को मैं कह देता हूं कि ये नंबर जो है ये बिगर नंबर है, लार्जर नंबर है, और ये नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर है। दोनों नंबर में ये छोटा है ये बड़ा है, और इनका डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 26 दिया हुआ है। इनका डिफरेंस 26 होने का मतलब है कि अगर x बिगर है y स्मॉलर है तो x माइनस वाई हम लिख सकते हैं 26। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 26। तो यहाँ से एक इक्वेशंस हमारे पास में आ गई, x माइनस वाई जो होगा वो 26 के इक्विवेलेंट होगा। बहुत ईजिली मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा, बहुत ईजिली। तो x माइनस वाई जो होगा वो 26 होगा, तो ये आ गई हमारे पास में। फिर इसने कहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब मुझे एक बात बताओ, एक नंबर जो है वो 3, देखो दो नंबर से x और y, इसने कहा है कि इनमें एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो बताओ कौन होगा दूसरे नंबर का 3 टाइम्स। तो ऑब्वियसली बात है सर, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हम इस x को लिखेंगे कि जो x होगा वो 3 टाइम्स ऑफ y होगा, राइट। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का मतलब y का 3 टाइम्स, तो y का 3 टाइम्स मतलब y इंटू 3y, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3y होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इक्वेशन बनाना सीख गए, दोनों इक्वेशन आ गई समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लिख लेते हैं अपन इसको, थोड़ा सा फेयर आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहली बात, लेट द वन नंबर बी x एंड another be y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है।
और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y। पहले कभी भी इक्वेशन बनाओ ना तो पहले रफली कर लो, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो अच्छा अच्छा ऐसा, और फिर उसके बाद में इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में आप लिख लो। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं यहां पर, और ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर अब आप ये मत करना कि फर्स्ट इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, एक्स वाई को ट्रांसपोज करो 26 प्लस वाई आ गया एक्स और उसको यहाँ पुट कर दो। नहीं, पहले से ही देखो x इज इक्वल टू 3y आपको गिवन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y एक इक्वेशन बन रही है, तो इसी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दो, इसी वाली वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दो ना। कहाँ जरूरत है अपने को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की, क्योंकि वेरिएबल की ऑटोमेटिकली वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 3y है। तो इस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y को वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x की वैल्यू में 3y पुट करूंगा माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y 26, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26 डिवाइड बाई 2 विच इज 13। तो y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 13, राइट। मतलब यहाँ से ये नंबर निकल चुका है कि ये जो y था, ये y जो था ये हमारा क्या था, 13 था। ठीक है, अब हम x भी निकाल लेते क्योंकि हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, इसने बोला फाइंड देम, तो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर अपन फाइंड कर लेते हैं x जो था वो 3y था, देखो यहाँ पर अपने को गिवन है x जो था वो 3y था, हमने निकाली थी इक्वेशन, तो हमारे को पता है x इज इक्वल टू 3y, तो x भी निकल जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हमारा निकला है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, ये लीजिए x की वैल्यू 39। तो हमारा ये जो x जो था बिगर नंबर वो 39 था। अब आप देख लो, इसको चेक करने के लिए देखो, हमारी एक इक्वेशन तो थी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है, 39 माइनस 13 करो 26 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, क्या है, क्या ये 39 जो है वो 13 का 3 टाइम्स है क्या, देख लो 13 इंटू 3 करो 39 आ रहा है, मतलब हमने ये इक्वेशन सही बनाई है। और जो नंबर लेके आए हम x की वैल्यू 13, सॉरी x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13, ये बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं हैंस द बिगर नंबर इज x 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं भैया, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अब ये ज्योमेट्रिकली बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए, किसी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड आ जाता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर अपने को बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत ध्यान से समझो यहाँ पर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड्स मीन्स होता है कि ज़्यादा है ना, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसके अंदर जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा है। इस सिचुएशन को भी अपन समझते हैं। देखो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ऑब्वियसली बात है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहली बात तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर है तो मैंने कहा कि दो एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो टू एंगल्स होंगे, टू एंगल्स होंगे, तो एक एंगल को मैं कह देता हूं कि x है और एक एंगल मैं बोल देता हूं y है। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो x प्लस वाई जो होगा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। फिर इसने कहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब इसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार x जो है, समझना मेरी बात, ये x को मैं कह देता हूँ कि यार ये लार्जर एंगल है और y को मैं कह देता हूँ ये स्मॉलर एंगल है, कह सकता हूँ मैं। तो ये कहना चाह रहा है कि यार ये जो लार्जर एंगल है, ये जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार जो x है ये स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, मतलब y से प्लस 18 है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये मैं बोलना चाहूँगा। 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री, डिग्री का साइन लगा दो, x इज इक्वल टू वाई प्लस
18 है। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। चलो, तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कुल मिला के इनकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो लेट दी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हैं तो इनका सम क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो x होगा, टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18, तो x इज इक्वल टू जो होगा वो y प्लस 18 होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो समझने वाली बात, जहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे तो इस इक्वेशन को तो हम बोल देते हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन को नंबर सेकंड। अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू मत फाइंड करोगे, x इज इक्वल टू 180, y को ट्रांसपोज कर दो 180 माइनस वाई और फिर पुट करो। नहीं, दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ रही है ऑटोमेटिकली, इसको अपन यहाँ पर पुट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन, इस वाली वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देखो डिग्री नहीं लगा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो y प्लस वाई 2y, 18 को ट्रांसपोज करोगे तो ये एक तरह से माइनस हो जाएगा, तो 2y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 18 अगर हम करें तो कितना आता है 162, तो y की वैल्यू 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 81, y हमारा आ चुका है 81, मतलब कुल मिला के y 81 डिग्री आ चुका है। तो y की वैल्यू जो है वो कितनी थी हमारी यहाँ पर 81। अब x भी निकाल लेते हैं, x जो था वो था y प्लस 18, तो हमारे को पता है x जो है वो y प्लस 18 है, तो x की वैल्यू भी हमारी निकल जाएगी। y की जगह पे 81 पुट कर दूंगा, 81 प्लस 18 8 9 8 99, तो x जो आएगा वो 99 डिग्री आएगा, और y जो आया है वो, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 99। क्लियर है? अब इसको चेक करने के लिए आप देख लो डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, ऑब्वियसली बात है 18 डिग्री आ रहा है, तो सही। तो 99 और 18 हमारे 99 और 81 ये दो एंगल्स होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन थर्ड। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है यहाँ पर, हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला इसने बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का कोच था उसने 7 बैट और 6 बॉल बाय करी है, और कितने रुपए लगे उसके, 3800 रुपये लगे। वो लेने गया 7 बैट और 6 बॉल और 3800 रुपये दे के आया कुल मिला के, ठीक है। और कुछ दिन बाद में लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स, ठीक है। कुछ दिनों बाद में वो गया तो 3 बैट और 5 बॉल लेके आया, और वो उसको पड़े 1750 के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको बताना है हर एक बैट और हर एक बॉल की आपको एक तरह से कॉस्ट यहाँ पर बतानी है, ठीक है। चलो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर भी इक्वेशन बनेगी, सिंपल सी बात है। तो बैट एंड बॉल की कॉस्ट आपको बतानी है, तो क्या आपको पता है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नहीं पता उसको एक्स और वाई ले लेते हैं। तो हम एक तरह से बैट, एक तो बैट चल रहा है और एक बॉल चल रही है, इसको मान लेते हैं बैट की कॉस्ट जो है, बैट की जो कॉस्ट है इसको x मान लेते हैं, और बॉल की जो कॉस्ट है इसको y मान लेते हैं। और जब वो बैट और बॉल लेकर आया तो उसको 3800 के पड़े, लेकिन ये जो कॉस्ट है, एक बैट की कॉस्ट है x और एक बॉल की कॉस्ट है y, ये मैंने कॉस्ट ली है। अब वो बैट कितने लेके आया, 7 बैट। अब मुझे एक बार बताओ,
अगर मैं ये बोलता हूँ कि वन चॉकलेट कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ है, और मैंने कहा कि यार एक काम कर, तू लेके आ मेरे लिए 7 चॉकलेट्स। तुम 7 चॉकलेट्स जब लेने जाओगे तो बताओ कितने रुपए की आएगी। तो आप क्या करोगे, यार एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है और 7 चॉकलेट अगर मेरे को लानी है तो 5 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो 35 रुपीज़ बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स रुपीज़ है और मुझे 7 बैट लेके आने, तो कितनी कॉस्ट बनेगी। तो आप क्या करोगे, एक बैट की कॉस्ट को जो एक्स है उसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो हमारी 7 बैट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 7x बन जाएगी। तो ये 7x हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये समझ में आया, चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए। 7x, तो कुल मिला के 7 बैट की कॉस्ट 7x। ऐसे ही 6 बॉल की कॉस्ट, तो एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6y हो जाएगी। और टोटल जो बिल बना इन दोनों का 7x और 6y का टोटल बिल 3800। तो इन दोनों का मतलब 7x में प्लस करूंगा 6y, तो इन दोनों का बिल कितना बन जाएगा, 3800 का। ये 3800 के पड़े। तो अब सेकंड इक्वेशन तो तुम समझ गए होंगे, अच्छा सर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अगर एक बैट की कॉस्ट x है, बॉल की y है, तो अगर 3 बैट है तो सर 3x बन जाएगी, और 5 बॉल है तो सर 5y बन जाएगी, और इनको सम कर देंगे तो कितना बन रहा है टोटल बिल 1750। बस तुम समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब समझाने की मेरे को जरूरत है नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। चलो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बैट की मैंने एक्स लिए और वाई बॉल की लिए। चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, मैंने आपको बता दी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन को बोल देते हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं, उसको सेकंड में पुट कर लेंगे, तो ये 7x प्लस 6y है इज इक्वल टू 3800। 6y को ट्रांसपोज कर लेते हैं, 7x 6y को ट्रांसपोज करेंगे 3800, 6y माइनस 6y हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 माइनस 6y, और ये हो जाएगा 7। तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गई है हमारी ये। ठीक है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे सेकंड में, क्योंकि हमने निकाली है इससे वैल्यू वेरिएबल की, हमें पुट करना होगा सेकंड में, तो सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड। राइट, चलो यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास में सेकेंड है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। राइट, ये इक्वेशन अपने पास में गिवन है, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे मैं रखूँगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस 5y 1750। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3800, पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो अपन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कर लेते हैं 3838, 3 इंटू 3800, तो 38 को 3 से कर लो तो 8 या 24, 3 या 9 10 11, 114 आ रहा है, तो 11400 हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 11400 और माइनस 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस यहाँ पर है 5y और यहाँ है 1750। ठीक है,
अब यहाँ पे ये 7 है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी अगर वैल्यू हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो उसी। तो यहाँ पर 7 है और कुछ नहीं है, तो 7 ओनली है, तो एलसीएम 7 ही रहेगा। सारी टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 7 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो 7 प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई तो 35y, और ये 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 175 को 7 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1225 और 1 0, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा, यार एक काम करते हैं, कहाँ लिखें कहाँ लिखे, जगह नहीं है, इसको हटा देते हैं, या यहाँ पे कर लूँ क्या स्पेस थोड़ा सा क्रिएट, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 11,400 माइनस 18y प्लस 35y और 12250, ठीक है। अब 11,400 माइनस प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 17, सॉरी प्लस का 17y, प्लस की वैल्यू बड़ी है 12250। इस 11,400 को अपन ले जाते हैं ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 12250 माइनस 11,400 तो 17y, इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं 12250 में से माइनस को 11,400, 05 कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए 8, 11 बस 850 बचेगा, 850। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 850, 17 ट्रांसपोज होगा 17 5 85, y की वैल्यू हमारी आ रही है 50। अब y की वैल्यू 50 आ गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। हम निकालेंगे x की वैल्यू यहाँ से, राइट। तो x निकल जाएगा हमारा 3800 माइनस 6, y हमारा 50 निकला था डिवाइडेड बाय 7, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3800, 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, 3800 माइनस 300 हमारा होता है 3500, 7 5 35, 500, ठीक है। तो एक तरह से हमारी ये जो 500 निकला है, ये तो हमारा निकला है x और ये हमारा निकला था y। तो x हमने क्या लिया था, x लिया था हमने बैट जो था वो x था और बॉल जो थी वो y थी। तो बैट की कीमत कितनी है, बैट की कीमत है 500 और बॉल की कीमत कितनी है 50। तो हम लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड ईच बॉल इज ₹50, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? बहुत प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश करना। देखो, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर with the charges for the distance cover. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. दो सिचुएशंस यहाँ पर दे रखी। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, एक फिक्स चार्जेस होते हैं कि यार आप कितना भी डिस्टेंस कवर करो, लेकिन एक फिक्स चार्जेस तो होगा कि इतना तो आपका लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा तुम जैसे जैसे आप किलोमीटर कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके क्या लगते हैं, चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। क्लियर, ऐसा होता है, राइट। तो एक तो जब भी अगर आप जो भी हमारा टोटल फेयर बनता है, जो हमारा टोटल फेयर बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है फिक्स चार्जेस से, फिक्स्ड चार्ज प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट चार्जेस मीन्स जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस बनता है। तो टोटल फेयर इस टाइप से बनता है कभी भी अगर बनेगा तो। फिक्स चार्जेस जैसे कुछ भी फिक्स चार्जेस है वो तो आपका लगना ही है, प्लस जैसे जैसे आप किलोमीटर कवर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका चार्जेस लगता है, राइट।
तो इस तरीके से फेयर बनता है। नहीं तो होगा क्या कि अगर ऐसा फिक्स चार्जेस वाला सीन नहीं हो ना, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर फिक्स चार्जेस वाला सीन नहीं रखे, मान के चलिए टैक्सी वाला सिस्टम जो होता है इसके अंदर, अगर कैब सिस्टम के अंदर अगर ये फिक्स चार्जेस नहीं रखे तो क्या होगा पता है, यहाँ से लेके मेरे को 1 किलोमीटर ही जाना हो और 1 किलोमीटर का मान के चलिए कि 1 किलोमीटर के चार्जेस जो है वो 12 रुपीज़ है मान के चलिए। अब मेरे को 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना है, मान के चलो मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है मुझे, यहीं पे पास में ही है, तो मैं टैक्सी बुलाऊंगा, 1 किलोमीटर जाऊंगा और उसको 12 रुपये दे दूंगा। अब 12 रुपये के अंदर क्या उनको वो चीज़ें, हाँ समझ रहे हो, प्रॉफिटेबल होगी ये चीज़? नहीं होगी। टैक्सी पता नहीं कहाँ से आएगी, है ना, और फिर तुम्हारे को 1 किलोमीटर नहीं। तो वो क्या करते हैं, भैया तुम 1 किलोमीटर जाओ, हम तो आएंगे ना, तो हमारा एक फिक्स चार्ज तो होगा, फिक्स चार्जेस मान के चलो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ जो भी है, तो 50 रुपीज़ तो लगने ही हैं, प्लस जैसे जैसे आप किलोमीटर करोगे वैसे। तो कुल मिला के अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करोगे तो आपका 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से तो लगना है, प्लस 50 ये तो लगेगा, तो 50 प्लस 12 तो आपका जो टोटल फेयर बनेगा वो 62 रुपीज़ का बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स चार्जेस है लगेंगे, प्लस सब्सिक्वेंट चार्जेस जो है किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो लगेगा। तो 50 प्लस 12 62। अब तुमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया, लेकिन तुम उस टैक्सी वाले को कितना रुपीज़ दोगे, 62 रुपीज़, ये टोटल फेयर आपका बन के आएगा। तो जो टोटल फेयर बन के आएगा ना वो इस तरीके से बन के आता है। तो फिक्स चार्जेस वो रखते हैं, राइट, नहीं तो फिर दिक्कतें बहुत होगी, नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी वो चीज़ें। तो यहाँ पर फिक्स चार्जेस मैंने मान लिया कि यार फिक्स चार्जेस जो है ना इसको अपन एक काम करते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ है ये, और सब्सिक्वेंट के अकॉर्डिंग हम इसको ले लेते हैं वाई, राइट। अब अगर फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम देखें तो इसने कहा कि यार 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फॉर अ डिस्टेंस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो चार्ज जो टोटल फेयर बना वो कितना बना, 105। तो इक्वल में रख देता हूँ 105, ये इतना टोटल फेयर बनेगा। और 10 किलोमीटर का, तो देखो ये तो एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्जेस है, तो एक्स मैंने रख लिया, और वाई रुपीज़ सब्सिक्वेंट चार्जेस है, सब्सिक्वेंट किलोमीटर के अकॉर्डिंग है ये चार्जेस। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर किया तो ये 10 इंटू वाई होगा या नहीं होगा, तो कुल मिला के x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये इक्वेशन बनेगी। आप समझ गए होंगे आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए क्या बनेगा, ये फिक्स चार्जेस तो रहेंगे, x तो रहेगा ही, और 15 किलोमीटर के लिए सब्सिक्वेंट के लिए 15 इंटू वाई 15y इज इक्वल टू कितना, 155। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, इतने तो समझदार हो आप। चलो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट दी फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड सब्सिक्वेंट चार्जेस बी, यही लिख लेता हूँ, बी वाई रुपीज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस, यहाँ बनाई थी मैंने 10y इज इक्वल टू 105, राइट, और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन को आप बोल दो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। चलो सबसे अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, 10y को ट्रांसपोज करो तो 105 माइनस 10y, ये निकल गई हमारी x की वैल्यू, राइट। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है, सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट, और यहाँ पर अपन पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 105 माइनस 10y, और यह है प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर प्लस 15y और माइनस 10y सॉल्व होके क्या हो जाएगा, प्लस 5y, और 105 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक काम करते हैं 105 माइनस में जाएगा, तो 5y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 50, तो y हमारा निकल के आ जाएगा 55
डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू हमारी आ गई 10, तो y हमारा निकल के आ चुका है 10। क्लियर है? अब देखो y की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो y क्या था हमारा, y हमने लिया था सब्सिक्वेंट चार्जेस, तो y हमारा 10 आ चुका है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको अपन यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, राइट, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो देखो x जो है 105 माइनस y की जगह पे 10 पुट कर लेते हैं, तो 10 इंटू वाई 10 है, x की वैल्यू 105 माइनस 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100 5। तो x जो था वो हमने लिया था फिक्स चार्जेस, तो फिक्स चार्जेस हमारा क्या होगा 5, और सब्सिक्वेंट चार्जेस जो है वो कितना है 10 है, राइट। तो फिक्स चार्जेस उस केस में 5 रुपीज़ था, बहुत कम था, है ना, इतना होता नहीं है। 5 रुपीज़ फिक्स चार्जेस है, और जैसे जैसे आप किलोमीटर करते हो तो 10 रुपीज़ है। तो हम लिखेंगे हैंस द फिक्स चार्जेस इज ₹5 एंड सब्सिक्वेंट चार्जेस इज 10 रुपीज़। क्लियर है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A fraction becomes 8 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Right? अब बहुत ध्यान से समझना, देखो जो फ्रैक्शन होता है हमारे पास में, जो हमारे पास में फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन x बाई वाई के फॉर्म में होंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, इस तरीके से फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन के अंदर हमें पता है कि ये जो होता है ये तो होता है न्यूमरेटर, और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ये तो हमें सबको पता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। तो हम कहेंगे कि न्यूमरेटर को x मान लेते, डिनोमिनेटर को y मान लेते, तो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, राइट। हमने एक तरह से क्या मान लिया, x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लिया। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो इसने कहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 8 बाई 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, तो अगर मेरा फ्रैक्शन x है, x अपॉन y के फॉर्म में x फ्रैक्शन है, मैंने ही माना, और ये कह रहा है कि अगर 2 ऐड कर दूं मैं दोनों में, इसमें भी 2 ऐड कर दूं और इसमें भी 2 ऐड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरा जो ये फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 8 बाई 11, सॉरी देखो फिर 8 बाई 11 नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली में 9 बाई 11 है, ये 8 बाई 11 नहीं है, 9 बाई 11 है, प्रिंट प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बाई 11 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9 बाई 11, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9 बाई 11, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाए तो सेकंड इक्वेशन में देखो ये लिखा हुआ है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 बाई 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, अगर दोनों में मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो मेरा कितना बन जाता है 5 बाई 6। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन चुकी है। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को हमारे को सॉल्व करना है। अब देखना, ध्यान रखना, अगर आपका LHS RHS दोनों में फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, राइट। अगर LHS RHS दोनों में आपका फ्रैक्शन वैल्यू है तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करना होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लगाएंगे, तो कुल मिला के जब जाके ये सिंप्लीफाई होगी, राइट, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9 बाई 11 है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को पूरे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो और 9 को पूरे y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 11 इंटू एक्स हमारा 11x हो जाएगा, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 टू जा 8, 9y को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, और 22 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 22। तो अगर यहाँ पर आगे हम सॉल्व करें, यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 माइनस का 4। ये एक तरह से हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हमारा आ गया। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 6, ये इक्वेशन थी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, क्योंकि इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है। तो 6 को मल्टीप्लाई करो x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करो y प्लस 3 से,
तो 6 इंटू एक्स 6x 18, 5y 15। 5 को ट्रांसपोज कर दो तो 6x माइनस 5y, और 18 को ट्रांसपोज कर दो तो 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो कुल मिला के एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारा आ चुका है, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को ही आपको याद रखना है। ये वाली इक्वेशन 3rd बोल दो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 4th बोल दो। ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल इसको हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4 है, राइट। ये इक्वेशन 3rd है। और एक इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 3rd, ये इक्वेशन नंबर 4th। हम इस इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। इससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 11x माइनस 9y को ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, माइनस का 4 है, ठीक है। या इस सिचुएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9y माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वैल्यू निकली है इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी निकली है इसको सब्सटीट्यूट, सॉरी अभी कहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, अभी सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, x की वैल्यू भी तो निकलेगी। 9y प्लस 4, 9y माइनस 4, इस 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 11। तो अब ये जो वैल्यू निकली है x की, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग, हम सब्सटीट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन 2nd। फर्स्ट से निकाला है हमने वेरिएबल की वैल्यू, 2nd में पुट करेंगे। तो सेकंड, सॉरी इस वाली इक्वेशन 3rd से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी, 4th में पुट करेंगे। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा एक्चुअली में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 6 इंटू एक्स 9y माइनस 4 अपॉन 11 और माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। 6 9 जा 9 6 54, y 4 चौक 6 चौक 24, y 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। बहुत ध्यान से समझना, डिनोमीटर में मेरा 11 है, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकता हूँ, हर एक टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाली टर्म को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55y, और इसको करेंगे तो माइनस का 33, ठीक है। 54y माइनस 55y माइनस का y आ जाएगा, और इस माइनस 24 को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये एक तरह से माइनस का 33 है इधर, ये प्लस का 24। तो माइनस y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24 6 9, माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कट रहा है हमारा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव 9। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 9। y जो था वो क्या था, हमारा डिनोमिनेटर था। यहाँ पर देखिए y जो था डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। अब हम x भी निकाल लेते हैं। x कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x निकाल लेते हैं, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो x भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो x हमारा निकल जाएगा 9, y में हम 9 पुट करेंगे, माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 77, 77 अपॉन 11 7। तो हमारा x कितना आ रहा है, 7। मतलब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि x की वैल्यू जो आई है वो तो हमारी 7 आई है, और y की वैल्यू जो आई है वो हमारी 9 आई है। तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या था, 7 अपॉन 9। जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या था, 7/9। तो यहाँ पर आपको निकालना था फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे हैंस द फ्रैक्शन इज 7/9। क्लियर है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एज वाले, राइट। और ये एग्जाम में बहुत एक तरह से ट्रैप करते हैं आप बच्चों को, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, बहुत बेहतरीन। कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होगा। एजेस वाले क्वेश्चन आपके हो ही नहीं सकते गलत,
ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कभी भी अगर एजेस वाले क्वेश्चन आए तो वहाँ पर एक अप्रोच का यूज़ करना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज में आपको नहीं फंसना है। सबसे पहली बात, कीवर्ड्स को पकड़ना है। यहाँ पर बोला है 5 ईयर हैंस। अब हैंस मतलब आपको पता होना चाहिए हैंस कब आता है, और अगर हैंस मतलब पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। ग्रामर को पकड़ना है। द एज ऑफ जैकब विल बी आ रहा है। विल बी मतलब क्या होता है, फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। और 5 ईयर अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वॉज आ रहा है, वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है। बस इन चीज़ों को समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बताऊंगा किस तरीके से एजेस वाले क्वेश्चन को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जैकब और उसका सन है, 2 पर्सन यहाँ पर है अवेलेबल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया एक तो है हमारे पास में जैकब और एक है उसका सन। ये मैंने लिख लिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, कभी भी गलत नहीं होंगे एज वाले क्वेश्चन। अब देखना, आपको 3 सिचुएशंस क्रिएट करनी है। ये तो है हमारी पास्ट की, जो कि पहले, मिड में आएगी हमारी किसकी, प्रेजेंट की, और लास्ट में आएगी फ्यूचर की। पास्ट की पहले, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। अब इसने कहा है देखो, प्रेजेंट एज हमारे को पहले लेके चलनी, कि प्रेजेंट एज जैकब की मान के चलिए x है और सन की एज कितनी है, y है। ये मान के चलना है अपने को। एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। तो हमने इसको जैकब की एज को मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज बी x एंड सन्स एज बी y। प्रेजेंट एज हमने मान ली, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। मतलब पाँच साल बाद, 5 ईयर हैंस मतलब होता है बाद, 5 साल बाद जो है ना, एज ऑफ जैकब जो है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज की। 5 साल बाद की बात हो रही है, राइट, 5 साल बाद की बात हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद की बात हो रही है तो फ्यूचर में ही जाओगे, फ्यूचर में मतलब +5 गया, सिंपल सी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, जैकब की एज अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद में x + 5 होगी, तो आप लिख लो यहाँ पर 5 साल। और सन की एज भी 5 साल बाद में y + 5 हो जाएगी। भाई 5 साल का इंक्रीमेंट तो होगा ना दोनों की एज में, तो ये हो जाएगी 5 साल बाद की एज, ये हो गई। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो 5 साल बाद में इसने कहा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की एज जो है वो सन की एज की 5 साल बाद में 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो जैकब की एज है वो इक्वल हो जाएगी, ये जो जैकब की एज है वो सन की एज की 5 साल बाद की सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 टाइम्स ऑफ सन्स, तो 3 टाइम्स सन में करेंगे, तो 3 इंटू y + 5 जो है वो जैकब की एज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि जैकब की एज जो है, जैकब एज जो हो जाएगी 5 साल आफ्टर 5 टाइम्स, आफ्टर 5 ईयर, वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। सिंपल। तो 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, तो 3 टाइम्स हमने किस में किया, सन की एज में किया। कई बच्चे गलती क्या करते, 3 टाइम्स जैकब की एज में कर देंगे, नहीं, इसमें करेंगे, ये हो जाएगी 3 टाइम्स। क्लियर है, चलो। अब आगे 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो मीन्स होता है पहले की बात हो रहा है, पास्ट की बात हो। तो 5 ईयर अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो आप जाओ, क्या बोला इसने, 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो जाओ। तो 5 ईयर अगो, अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, x - 5 होगी, ऑब्वियसली बात है। और सन की एज भी y - 5 हो जाएगी। और इसने कहा है कि 5 ईयर अगो जैकब एज, मतलब ये जैकब की एज जो x - 5 है, क्या हो जाएगी, एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ द सन, क्या थी, 7 टाइम्स थी उसके सन की एज की। मतलब 5 साल पहले जो जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन की एज की। तो सन की एज में 7 टाइम्स कर दो, y - 5 इक्वल टू लगा दो, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। एक इक्वेशन तो ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज लिखो यहां पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन इज x एंड y रेस्पेक्टिवली लिख लेना बेटा जरूर से। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जैकब की x हो जाएगी और y सन की एज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बना ली है इक्वेशन। क्या बनाई है, एक इक्वेशन तो बनी है x - 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई - 5, और एक इक्वेशन बनी है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, है ना।
या एक काम करते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं, और एक इक्वेशन बनी है x + 5 इज इक्वल्स टू 3 × y + 5, राइट। यहाँ का ब्रैकेट हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की। चलो यहाँ का तो ब्रैकेट रहेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। चलो अब हम यहाँ पर किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 5, ठीक है। पहले x - 5, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 7 × y 7y, 7 × 5 = 35, राइट। और x की वैल्यू -5 को ट्रांसपोज करूँगा तो 7y - 35 + 5 हो जाएगा, -5 है ट्रांसपोज होगा, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी माइनस प्लस माइनस, माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी 35 - 30, तो 7y - 30, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7y - 30, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, एक मिनट लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7y - 30 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में x + 5 इज इक्वल टू 3y + 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 5 इज इक्वल टू 3 × y 3y, 5 × 15, ठीक है। और x - 3y, इसको उधर ले जाओ, 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा 7y - 30 - 3y इज इक्वल टू 10। 7y - 3y कितना हो जाएगा, y वाली लाइक टर्म्स है 4y, -30 को उधर ट्रांसपोज करो तो +30, तो 30 + 10 है ना। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है क्या तुम्हें, चलो दिख रहा है। तो 4y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30 + 10 40, क्लियर है बात। चलो तो 4y की वैल्यू 40 आ गई है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा 4, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10, क्लियर है। y कौन था, y था हमारा सन, तो y जो है हमने सन की एज ली थी, तो y एक तरह से 10 है, तो प्रेजेंट एज जो आई है सन की वो कितनी आई है 10 आई है। अब हम जैकब की एज भी निकाल लेते हैं। जैकब की एज कहाँ से निकालेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ से निकाल लो, तो यहीं रख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7, y में पुट कर लेंगे 10, तो 7 × 10 - 30, तो x की वैल्यू 70 - 30 विच इज़ 40। तो x कौन था, x था हमारा जैकब, तो जैकब हमारा निकल चुका है 40 और सन हमारा निकल चुका है 10। ये प्रेजेंट एज आई है, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमने निकाली, तो इसने बोला था हमारे को व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी 40 एंड सन विल बी 10, क्लियर है। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के साथ में हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।